नमस्कार दोस्तों, प्रशिव हब चैनल पे अब सीरीज आ चुकी है जिसका नाम है क्या कहता है लेखक। और इस सीरीज में आज हम अपने पहले लेखक के साथ जुड़ चुके हैं और कहते हैं किसी भी चीज की शुरुआत राम के नाम से करनी चाहिए। तो जिनके भजन के बोल हैं, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। तो लखनऊ शहर के बेहतरीन कवि, लेखक, गीतकार, भजन लेखक और सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति जिनका नाम है शेखर त्रिपाठी जी। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले तो मैं क्या कहता है लेखक की पूरी टीम को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मैंने जिस हिसाब से आपके शो का पूरा डिज़ाइन देखा है कि आप क्या सोचकर आपने इस पूरे शो को प्लान किया है, ये वाकई काबिले तारीफ है। इसके लिए मेरी ओर से साधुवाद है आपकी टीम को। भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़े। प्रशिव हब की टीम आपका बहुत बहुत आभार करती है। भैया हमारा पहला प्रश्न यही है कि आपकी काव्य यात्रा कैसे शुरू हुई, आपने कब से लिखना स्टार्ट किया? काव्य सफ़र तो बड़ा ही हर किसी का, सबका ऐसा ही होता है कि कोई कम उम्र से लिखना शुरू करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 40 वर्ष की आयु या 50 वर्ष की आयु के बाद में लोग लिखना शुरू करते हैं। तो सभी का अलग है, लेकिन मेरा थोड़ा सा सबसे इसलिए भी अलग था कि जब मैं मेरे ख्याल से जब मैं चौथी या पाँचवीं कक्षा में था तो उस समय से ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था। मेरे पास में ऐसा था कि एक 15 अगस्त पे कुछ गीतों की एक कंपटीशन होने वाली थी, तो उसमें मैंने देशभक्ति गीत 2 तैयार किए थे, जिसमें से एक गीत तैयार हो चुका था, एक नहीं तैयार था, लेकिन मेरा नॉमिनेशन हो चुका था कि आपको वहाँ पर प्रतिभाग करना है। फिर वो गीतों की किताब खो जाती है, तो मैंने घर वालों से बोला, तो घर वालों ने कहा कि अगर ठीक है, अगर नहीं है, अच्छा गाँव का कल्चर था तो वहाँ पर इतनी जल्दी हमें मिल भी नहीं पा रही थी, ऐसी कोई मार्केट नहीं थी। तो घर वालों ने कहा कि अगर नहीं है तो फिर ठीक है, अपने आप से कुछ ऐसा गीत लिख लो। तो उन लोगों ने मजाक में कहा और फिर उसके बाद में मैंने 2 गीत तैयार किए और मैंने उनको वहाँ पे परफॉर्म किया। और उसके बाद से फिर वो एक चीज़ और है, जब मैंने शुरुआत की थी जी ऐसा कुछ नहीं पता था कि कवि क्या होता है, एक लेखक क्या होता है, बस मन में जो आता था। और उसको ये भी नहीं कि कभी प्रोफेशनली कहीं किसी डायरी पे लिखा हो, लेकिन एक मेरी आदत थी, वो अब मुझे पता चल रहा है, पहले तो वो बड़ी सामान्य सी बात रही होगी कि जब मैं 10वीं कक्षा में था या फिर 9वीं में था या इंटरमीडिएट तक, तो जब भी किसी लेखक की कोई जीवनी होती थी या किसी महापुरुष की कोई जीवनी लिखने के लिए सिलेबस के उस पे उत्तर पुस्तिका पे जब लिखनी होती थी, तो मैं अपने एग्ज़ाम में मैं उनकी जीवनी को घर से पढ़ के जाता था और उस जीवनी में सन मुझे याद रहते थे और जन्म स्थान याद रहता था, उनके माता पिता का नाम याद रहता था, लेकिन उसको पूरा पोएटिक फॉर्मेट में, मतलब ठीक से उसको तुकांत मिला के एक कविता के रूप में 10 लाइन 15 लाइन लिख के आना, वो मेरी आदत में शामिल था। तो मैंने तो कई बार अभी बीच में कोशिश भी की कि अगर वो उत्तर पुस्तिकाएं कहीं से मिल जाएं तो फिर मैं उनको दोबारा से बीच में लाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा था। फिर उसके बाद में वो सफ़र ऐसे ही शुरू हुआ, फिर बढ़ता चला गया। और हालांकि अभी 2018 से मैं मंचों पे हूँ, 2018 के अंत से तकरीबन 6 साल का ये सफ़र है। भैया आपने पहला स्टेज कब पढ़ा और जब लेखन से स्टेज तक की दूरी में आपने क्या स्ट्रगल की? जितना लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, मेरे सारे आसपास के लोगों को ये चीज़ बखूबी पता है कि मुझे उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है। ये चाहे ईश्वर की कृपा है या जो भी कह सकते हैं। मेहनत भी मैंने उतनी बहुत ज़्यादा नहीं की। हाँ, ये है कि रात भर जागे हैं, कई बार लिखने के लिए बहुत प्रयासरत रहे, बहुत कुछ सीखना चाहा, तो इसलिए जागे हैं रातों को, कई सफ़र किए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जितना स्ट्रगल बाकी सबको करना पड़ता है, हो सकता है कि ईश्वर ने मेरे हिस्से में उतने स्ट्रगल नहीं दिए और उसके लिए मैं ईश्वर का अतिरिक्त धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जैसा आपका सवाल था कि कब पहला स्टेज कब किया, तो पहला स्टेज जो था हमारा वो दिल्ली के कारथियानी ऑडिटोरियम में था, मयूर विहार में। वो अटल जयंती का, मतलब अभी हमें लग रहा है ना कि अभी हम लोग दिसंबर में ही हैं, और वो भी 24 दिसंबर या 23 दिसंबर का स्टेज था, 2018 का था। तो तब से लगभग वही 6 साल का समय हो रहा है। और ये 6 साल पहले ही मैं उस स्टेज पे गया, वहाँ पे मुझे परफॉर्म करने के लिए 2.5-3 मिनट का समय दिया गया था। और पहली भेंट मुझे जो मिली थी, पहला जो एक उपहार था मुझे कवि सम्मेलन की तरफ से, वो मुझे गीता मिली थी वहाँ पर। फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके कुछ और, अगर आपके पॉडकास्ट में नाम लेना चाहें तो फिर मारुति सुजुकी के मैंने कुछ इवेंट किए। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने फिर मुझे मारुति सुजुकी का एक ब्रांड पोएट का एक तमगा दिला दिया था। तो यूपी के कई शहरों में, तकरीबन 8-10 शहरों में मैंने वहाँ पे
कुछ शोज़ किए थे उनके, उसके बाद से फिर वही यात्रा फिर लगातार चलती रही। शेखर जी, आपका मतलब घर का सपोर्ट कैसा था? क्योंकि अभी जो कवि हैं वो जब जाते हैं कहीं कवि सम्मेलन पढ़ने तो वो खुद के भाड़ा लगा के और ये सब करके जाते हैं। उनको फिलहाल जब वो नया नया लिखते हैं तब उनको कोई ऐसा पेमेंट मिलता तो नहीं है, तो मतलब आपका उस टाइम पे घर पे क्या सपोर्ट था? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने शुरुआत की थी उस वक्त भी मैं कमाता था जी। मैं एक कंपनी में HR के पद पे था और ऐसा नहीं था कि मुझे घर वालों से पैसे लेके तब कहीं किसी काव्य यात्रा में निकलना पड़े। तो ये थोड़ा सा ये एक मैसेज भी है आज के युवाओं के लिए, ये प्रखर एक मैसेज भी है कि अगर आप कविता के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले एक जिम्मेदारी का विषय ये है कि आप अपने घर वालों के मुताबिक पहले हो जाइए। जी। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो बाद में बनिए, लेकिन आपके घर वाले आपको क्या बनाना चाहते हैं आप वो पहले बनिए। मेरी कुछ पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा कि एक विषय पर सबकी सहमति कभी कभी मिल पाती है, सही दिशा में जीवन को गति कभी कभी मिल पाती है, पैशन को प्रोफेशन करना स्वप्न सभी का होता है, पर घर वालों से ये अनुमति कभी कभी मिल पाती है। ये मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ कि आज के युवाओं के अंदर हमने देखा है कि उनके अंदर जोश तो बहुत है लेकिन उनको सही दिशा नहीं है। मतलब बल जो होता है, हमारे बड़ों ने कहा है कि जैसे फिजिक्स में है कि अदिश बल और सदिश बल होता है, हमें पता नहीं होता कि हमें किस गति से किस दिशा में जाना चाहिए और उसके बाद में हम किसी अलग दिशा में चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप स्मार्ट वर्क करिए लेकिन आप उसको, उस बल को एक अच्छी दिशा में लेके जाए, मेरा यही मानना है। और अगर आपके घर वाले चाहते हैं कि आप इंजीनियर बने, आप पहले इंजीनियर बन जाइए, उसके बाद में आपको, अगर आपके अंदर प्रतिभा है, अगर आपका काव्य पाठ अच्छा है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आपको उठाने के लिए बहुत सारे ऐसे कवि हैं, बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जिनके पास खूब मंच हैं। मैं खुद भी आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि अगर आपके घर वाले जो बनाना चाहते हैं बनिए, उसके बाद में आपको कवि बनना है तो आप मेरे पास चले आइए, मैं आपको कवि बना। शेखर जी, जैसे आपने बताया कि आप कवियों के लिए भी मंच सजाते हैं, तो जैसे आपका मंगलम डिजिटल है जिसमें आप नए नए सीरीज ला रहे हैं कवि सम्मेलन के लिए, काव्य में जेते जिसका नाम है, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल प्रखर, मैंने अभी जो अपने पिछले उत्तर में जो मैंने कहा कि अगर आपको कवि बनना है तो आप मेरे पास आइए, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई कवि बनाने की कोई फैक्ट्री है क्योंकि कवि जो होता है, कवि ऊपर से ही वो कवि बनकर आता है। उसके अंदर जो भाव होते हैं, उसके जो मानसिक भाव होते हैं, उसकी जो विचार शक्ति होती है, वो ईश्वरीय ही प्रदत्त होती है। उसमें किसी के वश की कोई बात नहीं है कि वो उसको कवि बना सकता है। हाँ, ये एक बात है कि अगर कोई अच्छी दिशा में काम कर रहा है, कोई बहुत अच्छा उसका लेखन है, लेकिन उसके पास मंच नहीं है, मैंने वो बात इसलिए बोली है। और जैसा कि आपने बात की कि मंगलम डिजिटल, तो उसके प्रमोशन के लिए तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीते 1 साल में या 1.5 साल में मैंने जितने भी उससे कार्यक्रम किए हैं और उसके ज़रिए जितने लोगों को उससे लाभ मिला है, उसकी चर्चा तो ज़रूर होनी चाहिए। तो इसके लिए बस इतना ही कहना है कि जितने नए लिखने वाले लोग हैं और लखनऊ शहर के आसपास के लोग हैं, उन सबको बहुत अच्छे से पता है कि मंगलम डिजिटल संस्था क्या काम करती है। काव्य में जाती की हमारी जो सीरीज होती है, इसमें हम एक वरिष्ठ कवियों का एक कवि सम्मेलन करते हैं, साथ ही साथ में हम 7 नए रचनाकारों को भी सम्मानित करते हैं, जिसका हमने नाम दिया है कि सप्त रत्न सम्मान। तो उसमें उनका काव्य पाठ भी वरिष्ठ कवियों के साथ में होता है और उन 7 को हम सम्मानित भी करते हैं। इसी के साथ में एक अधिवेशन भी अभी हमारा हुआ जिसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा युवा कवियों ने प्रतिभाग किया और सभी ने अपनी कविताएं पढ़ी और उन्हें हमने वरिष्ठ कवियों के समक्ष सम्मानित कराया, और यही सब है। शेखर जी, जैसे आपके बहुत प्रचलित भजन हैं, जैसे मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो और जय जय महाकुंभ, आपने जो अभी नया लिखा है महाकुंभ आने से पहले, तो आपने जब ये आप भजन लिखते हैं तो उससे पहले आपका माइंड सेट कैसा रहता है, और अभी आगे क्या हम लोग को और भजन सुनने को मिलेंगे? देखिए, ये बहुत ही मुख्य सवाल है मेरे लिए, इसलिए भी क्योंकि आपने जिन 2 भजनों का जिक्र किया है, एक तो जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, दूसरा आपने ठीक बॉटम का जो भजन है हमारा कि जयति जय महाकुंभ, ये इन 2 भजनों के बीच में तकरीबन मैंने 250 और गाने और भजन लिखे हैं, जय हो, जिसमें से 40-50 तो आप लोगों को हो सकता है कि यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा क्या है ना कि जब आप कह रहे हैं कि लिखने के समय पे आपकी क्या मनोदशा रहती है, क्या होता है, तो होता ये है कि ये बहुत ही शुरुआत में हम देखते थे कि हमें क्या लिखना है, फिर उसके पहले मंत्रणा करनी पड़ती थी, मन के अंदर तमाम ऐसे विचारों को हम आपस में
कह सकते हैं कि उथल पुथल चलती रहती थी कि हमें ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन अभी इतना सोचने का मौका ही नहीं मिलता। कई बार जब लिखने के लिए होता है तो सुबह मुझे ऐसा आता है कि अभी एक सैड सॉन्ग लिख के देना है, और ठीक उसके 1 घंटे के बाद में पता चलता है कि गणेश जी के लिए एक भजन लिखना है। तुरंत उसके बाद में पता चलता है कि एक आइटम सॉन्ग, हालांकि आइटम सॉन्ग अभी तक मैंने किए नहीं है, 1-2-3 के ऑफर आए हैं, लेकिन मैंने पेंडिंग रखा हुआ है सही समय देखकर, और उसको भी सही व्याकरण के साथ में और सही हिंदी साहित्य के साथ में अगर हम ला पाएंगे तभी लाएंगे, अन्यथा हम उसमें कोई भी हाथ नहीं डालने वाले हैं। बाकी भजनों के जो प्रोजेक्ट हैं उनको लिखने के लिए एक दिन में कभी कभी 4-4 भजन भी लिखने पड़ते हैं, तो अपने आप को उसके अनुरूप ढालना पड़ता है, वही ढाल के लिख रहा हूँ अभी। अच्छा शेखर जी, आपके बारे में एक और प्रश्न है, मतलब ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये चर्चाएं मैंने आपके बारे में सुनी है कि आप पहले हास्य लिखते थे, अब आप भजन लिख रहे हैं, तो मतलब ये आपने डिफरेंस कैसे कि मतलब हास्य तो एक अलग ही कैटेरिया हो गया और फिर उसके बाद आप भजन लेखन में। अच्छा, अभी आप हंस रहे हो जी, आप कभी रोते भी हो? हाँ, कभी आप कभी हल्की सी मुस्कुराहट भी देते हो जी, आपको कभी गुस्सा भी आता है जी। तो वैसे ही अगर एक नैसर्गिक कवि की बात की जाए तो अगर आप कवि हैं तो आपको चक्रवर्ती होकर काम करना पड़ेगा जी। अगर आप असली कवि तभी हैं जब आप सारे रसों में लिखेंगे, सारे भावों को जिएंगे, सारे भावों को लिखने का प्रयास करेंगे। तो वैसा ही मैं कर रहा हूँ कि अगर मैं हास्य कवि हूँ तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी भी पुस्तक में ऐसा लिखा गया है या फिर किसी भी विद्वान ने ऐसा कहा है कि अगर आप भजन लिखते हैं तो फिर आप हास्य नहीं लिख सकते, अगर आप हास्य लिखते हैं तो फिर आप भजन नहीं लिख सकते। सब अलग अलग भाव हैं, और आप सबको पता है कि मैं सिर्फ मंचों के लिए या फिर अपनी पुस्तकों के लिए, मतलब व्यक्तिगत मैं अपने लिए काम नहीं करता हूँ, मैं कई संस्थान के लिए, कई बड़े चैनल्स के लिए काम करता हूँ, कई फिल्मों के लिए काम करता हूँ। तो उन सब में हर किसी का यही रहता है कि सबकी अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, सबके लिए लिख के देना होता है। किसी को हास्य चाहिए होता है तो उसको हास्य देते हैं। कुछ कॉमेडी की स्क्रिप्ट भी अभी लिख रहा हूँ जी। इन दिनों अभी आने वाले समय में कुछ बड़े एक्टर्स के साथ में आप लोग उसे भी पर्दे पर देखेंगे जी। तो मेरा यही मानना है कि हमें सब कुछ लिखना चाहिए, और मेरा आप सभी से अनुरोध भी है, जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि अगर आप कुछ भी एक विषय लिख रहे हैं तो अभी आप में अधूरापन है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूर्ण कवि हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक विषय को लिख रहे हैं तो आप में अधूरापन है। अगर आपको अपने आप को एक पूर्ण कवि बनाना है तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। अच्छा भैया, जैसे अभी जो युवा कवि हैं, मतलब जो लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, वो मतलब उनके घर का भी एक रहता है सपोर्ट की, मतलब अगर तुम इस लाइन में जा रहे हो तो आगे क्या इनकम रहेगी। तो मतलब आपको लगता है कि कवियों की इतनी इनकम होती है कि उनका घर चल जाएगा? क्योंकि ये जेन्युइन क्वेश्चन है। जैसे हाँ, मुझसे भी अभी भी मुझसे कई बार मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं तो उनके मैसेजेस आते हैं, उनके कॉल्स आते हैं। तो कुछ लोग तो संकोचवश नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन कुछ लोग पूछ भी लेते हैं। जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं या जो मेरे रिश्तेदार लोग हैं वो मुझसे पूछते भी हैं, कहते हैं कि क्या कुछ ऐसा होता है कि इससे कमाई हो जाती है या सिर्फ ऐसे ही चले जाते हो। तो खैर, आप सबको बताना क्या है उसमें, लेकिन यही है कि पहले के कवियों की जो आय थी उसकी बात अभी ना की जाए, और आजकल के कवियों का जो स्टारडम है वो बहुत ऊपर है। शेखर जी, जैसे 22 जनवरी 2024 में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उससे पहले आपका इतना वायरल भजन जो कि रूलिंग पार्टी जो है उसने अपने ऑफिशियल पेजेस पे भी डाला है, तो शायद मैं सारी चीज़ें नहीं कवर कर पाऊंगा। आप बताइए कि इसकी वो ये जो भजन था ना, ये ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने इसको प्राण प्रतिष्ठा के लिए ही बनाया था, क्योंकि ये हमारा एक पेंडिंग प्रोजेक्ट था। उससे पहले भी हमने, और जो मतलब सबसे पहले तो उनके बारे में भी उनका जिक्र कर लें, क्योंकि उनके जिक्र के बिना भी ये मेरा पूरा संवाद अधूरा रह जाएगा। विकास चतुर्वेदी जी, जो कि भोजपुरी के एक बड़े सुपरस्टार सिंगर है, उनका हर गाना ट्रेंडिंग होता है और वो आप लोग देखते ही हैं, जानते हैं। तो विकास चतुर्वेदी जी, और जो जिन्होंने इसको म्यूजिक दिया है अशोक राव जी ने, जो संगीतकार हैं इस गाने के, तो हम सब ने मिलके उससे 1 साल पहले तक, मेरे ख्याल से 2023 में हम लोगों ने कुछ और 2 गाने किए थे। एक रक्षाबंधन का किया था और एक शिवरात्रि का एक भजन किया था। वो भी बहुत अच्छे चले थे, लेकिन उसके बाद में हम लोगों ने ये सोचा था कि 2023 की शुरुआत से ही हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे कि एक ऐसा धमाकेदार कुछ ऐसा किया जाए कि जो लोगों के बीच तक पहुँचे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सितंबर महीने में एक गाना रिकॉर्ड करने की कोशिश की, वो था जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। तो ये हम लोगों ने पहले रिकॉर्ड किया, लेकिन इतना ज़्यादा उनके पास काम था अशोक राव जी के पास में कि ये गाना हम लोग अक्टूबर नहीं रिलीज़ कर पाए।
नवंबर में नहीं रिलीज़ कर पाए, दिसंबर भी नहीं रिलीज़ कर पाए, फिर हम लोग इसको मेरे ख्याल से 9 जनवरी को हमने इसे रिलीज़ किया था। लेकिन ये एक इत्तेफाक था, या ऐसा कह सकते हैं कि एक संयोग था कि राम जी को इसको बहुत इसका विस्तार करना था, इस भजन को इतना प्रचलित करना था, जनमानस के बीच में लाना था, कि 9 तारीख को हम लोगों ने इसे रिलीज़ किया है। और उसके 3 या 4 दिन के बाद में, चूंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा थी, तो ये जो बीच का 12-13 दिन का जो समय था, तो इस बीच में ये खूब सुना गया, इतना सुना गया कि अगर इस भजन की कोई क्लिप कोई भी चैनल वाला पोस्ट करता था तो आप देखते ही देखते तकरीबन आधे पहर एक पहर के बीच में ही ये मिलियंस में जाना शुरू हो गया था। आज तक चैनल के माध्यम से या कई अन्य कथावाचकों के माध्यम से। तो वो उस समय की जो उपलब्धियां थी, ठीक उससे 1 महीने पहले एक ठंडे प्रचंड मेरी एक पैरोडी थी, वो भी खूब वायरल हो रही थी। तो उसके माध्यम से जो मेरे इंटरव्यूज़ लग रहे थे, फिर लोगों को वही सोने पे सुहागा वाली बात आ रही थी कि एक के लिए हमें इंटरव्यू करना है, तो उसके साथ में फिर मुझे राम प्यारे के लिए भी लोग इंटरव्यू करने लगे। कई टीवी चैनल्स के माध्यम से ये सब हुआ। तो मैं, जो आपका सवाल है ना, आप भावनात्मक रूप से उससे हमारा उत्तर चाह रहे हैं, मैं उसके लिए आपको ये बता दूं कि जब मैंने इस भजन को लिखा था तो उस समय हम बैठे थे विकास चतुर्वेदी जी के साथ में। तो वहाँ पर हम लोगों ने बैठे बैठे ही मेरे मन में एक लाइन आई कि जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। ये लाइन आने के बाद उन्होंने कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा। उन्होंने ऐसे ही एक टेबल थी, टेबल को बजा के इसको ऐसे कंपोज कर दिया। मुझसे बोले ठीक है, आप इसे कंटिन्यू करिए, लिखिए। जब हमने लिखा तो लिखने के समय तकरीबन 2-2:30-3 बजे का समय रहा होगा रात का, क्योंकि जब सब लोग सो जाते हैं तो उसके बाद में जो एक माहौल आता है, वो एक कवि के लिए, एक लेखक के लिए वो सबसे स्वर्णिम माहौल कह सकते हैं। कि उसके बाद में फिर हमें लिखने में बहुत आनंद आता है। हमारे विचार जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं उस समय। फिर उस समय जब मैंने लिखा तो मतलब वास्तविक तौर पर मैं पहले भी बता चुका हूँ, इतने सैकड़ों भजन लिखने के बाद में भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक सिर्फ 2-3 ऐसे भजन हैं जिनको लिखने के समय पे मैं सचमुच में मैं रोया हूँ जी। तो मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और भजन लिखता जा रहा था। मुझे बोला गया था कि आप इसके 2-3 अंतरे करिएगा, लेकिन 2 अंतरे के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। फिर मैंने उतना ही उठा के उनको दे दिया। और उसके अगले दिन मैंने बोला कि इसको हम लोग जब कभी इसको रिकॉर्ड करेंगे तब तक हम इसका 3रा अंतरा भी कर देंगे। लेकिन खैर मैं भी अलग अलग अपने कामों में पड़ गया। फिर उस बीच में उन लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया, 2 अंतरे ही रिकॉर्ड होके उन्हीं ने धूम मचा दी। सबसे बड़ी बात कि जितने भी अभी तक भजन आए हैं जी, मैं सभी की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांश भजनों की बात कर रहा हूँ कि जितने भी भजन अभी तक आए हैं वो सब सुने जाते हैं। लेकिन मुझे राम प्यारे की ये उपलब्धि है कि इस भजन को हर दिन गाया जाता है जी जी। इसको अगर आप स्क्रॉल करके देखेंगे, अगर आप फिल्टर लगा के देखेंगे, तो हर दिन 2 से 3 नए कथावाचक, नए भजन गायक जो शीर्ष स्तर के हैं, वो लोग इसको गाकर पोस्ट करते हैं। और साल भर के अंदर यही इस भजन की उपलब्धि है। भैया आपने मुझे राम प्यारे मुझे राम दो की तो उपलब्धि बता दी। जो अभी आपका नया भजन आया है जयति जय महाकुंभ, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और क्या आपका माइंडसेट था, प्लान था कि महाकुंभ से पहले? इसमें कुछ भी नहीं था, मैं अपने कार्यक्रमों में व्यस्त था 15 तारीख तक अभी। और 15 के बाद में जैसे 16-17 हुई, हालांकि मेरे पास एक मैसेज पहले ही विकास चतुर्वेदी जी का आ गया था कि हम लोग कुंभ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन अभी मैं कार्यक्रमों में व्यस्त हूँ, तो हम लोग इस पे बाद में चर्चा करेंगे। 16-17 तारीख के बाद में मैंने इसे लिखने की कोशिश की। तो थोड़ा सा क्या होता है, जब भी कुछ नया लिखते हैं तो हमें अपने म्यूज़िक डायरेक्टर से, सिंगर से और हमारे प्रोड्यूसर से हमें एक सिचुएशन ले लेनी होती है, क्योंकि भाई पैसा वो लगाते हैं, म्यूज़िक वो लोग बनाते हैं। तो हमें एक बार उनसे एक लाइटली एक डिस्कशन कर लेना होता है कि हम इस पर कैसे काम करें। फिर हमें जैसे काम करना होता है, फिर उस पर हम काम करके उनको मुखड़ा अंतरा बना कर देते हैं। अगर उनकी तरफ से वो डन होता है तो फिर हम उस पर आगे लिखते हैं और फिर उसके बाद वो रिकॉर्ड होता है। वैसा इस भजन के साथ भी हुआ। और प्रोड्यूसर हमारे बड़े अच्छे थे, विजन म्यूजिक से हम लोगों ने इसे रिलीज़ किया था। तो प्रोड्यूसर की तरफ से इतने एफर्ट्स हुए कि उन्होंने इसको संस्कृति डिपार्टमेंट से बात कर ली। तो उसके लिए भी कि मतलब कुंभ के समय पे योगी जी के सामने भी इसको प्ले होने का है। रवि किशन जी ने इसका लोकार्पण भी किया है। और मुझे लगता है कि एक नए चैनल पे जितना भजन को चलना चाहिए उससे अधिक चल चुका है और कई तमाम रील्स बन रही हैं और लोगों के बीच में बड़ा ही उत्साह है इस कुंभ के भजन को लेके। भैया जैसे गानों का सिलसिला चल रहा है, जैसे मैंने आपके सोशल मीडिया पे देखा था कि आप अनूप जलोटा जी के साथ थे, तो मतलब आपके अपकमिंग प्लान्स क्या क्या हैं? प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं जो
पिछले 1 साल से करीब अधूरे थे या कुछ महीनों से अधूरे हैं। कई लोग हैं जैसे कुमार विशु जी जिन्होंने गाया कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, वो सारे भजनों के गाने वाले बड़े ही पॉपुलर सिंगर हैं कुमार विशु जी। उनके साथ के भी कुछ गाने हैं, सोनेटेक कंपनी के लिए हैं, टी सीरीज के लिए हैं, और जलोटा जी के साथ के भी कुछ गाने हम लोगों ने प्लान कर रखे हैं। तो हम लोग उनको भी अभी धरातल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सब कुछ आने वाला है। कुछ फिल्मों के प्रोजेक्ट भी हैं जिनमें मैं कॉमेडी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। कुछ फिल्में हैं जिनको पूरी तरह से उन फिल्मों को लिखना है, उनका स्क्रीन प्ले लिखना है, उनके गाने लिखने हैं। तो अभी तो यही सब है, बाकी आगे जो कुछ होता रहेगा आप लोगों के सामने आता रहेगा। शेखर जी, जैसे आपने बताया आपकी परवरिश गांव में हुई है, आप गांव से निकल के इतने बड़े शहर मुंबई में गए, आपने वाह भाई वाह पढ़ा, तो मतलब जैसे कोई आदमी गांव से इतने बड़े शहर जाता है तो सहम सा जाता है, तो आपका वहां पे जाके कैसा था कि मतलब? नहीं, सहमा तो मैं भी था लेकिन मैंने दिखाया नहीं। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ एक टीवी के प्रोग्राम करने का जो एक स्टेज फेयर होता है वो मेरे अंदर नहीं था। इसलिए भी नहीं था क्योंकि उससे पहले मैं न्यूज़ 18 के लपेटे में नेताजी भी जा चुका था। उससे पहले मैं टीवी चैनल के तमाम ऐसे प्रोग्राम्स कर चुका था। मेरे ख्याल से 50-60 ऐसे प्रोग्राम्स मैं कर चुका था अलग अलग टीवी चैनल्स पे, कि कैमरे को कैसे फेस करना है, ये जो बेसिक चीज़ होती है ये मुझे बहुत पहले से आ रही थी। और शायद इसीलिए कि जब शैलेश जी के सामने मैं था तो उनको भी कुछ लगा होगा कि हाँ सच में कुछ ऐसा इसके पास कोई कंटेंट है कि ये यहाँ पर कई बार आ सकता है। तो मैं कई बार गया भी वहाँ। जैसे दर्शकों के प्रश्न है, जैसे लोग वहाँ सोचते हैं कि हम पैसा देके वहाँ पढ़ने, क्योंकि वो देश का बहुत बड़ा मंच है, तो आप? सबसे पहले तो एक चीज़ मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि वहाँ कोई पैसे देके पढ़ने जाता नहीं है और पैसे देके वहाँ पढ़ाया भी नहीं जाता, क्योंकि वो एक इतना समृद्ध मंच है। वहाँ उस कार्यक्रम का इतना बजट रहता है कि हम क्या उसको पैसे देंगे, बल्कि कार्यक्रम के बदले में वहाँ मुझे पैसे दिए जाते हैं, काव्य पाठ के बदले में। और वो इसलिए भी ख़ास है क्योंकि वहाँ पर प्रतिभाओं का चयन होता है। कोई जुगाड़ से नहीं जाता, कोई पैसे देके नहीं जाता, वो इसलिए ही वो बड़ा मंच है। और मुझे कई बार इसलिए भी बुलाया गया कि अलग अलग, जैसे शुरुआती दौर में मैं हास्य के मुक्तक के सहारे में कई मंच वहाँ पे गया, कई बार कई एपिसोड मैंने किए। और उसके साथ में कई बार ऐसा हुआ कि मुझे पैरोडी के लिए बुलाया गया। और मेरे लिए सबसे अच्छा, सबसे गोल्डन चांस वो था कि जब आखिरी एपिसोड था और शैलेश तोढ़ा जी ने एक दिन में, हमारे उस दिन 2 एपिसोड शूट हुए थे, तो शैलेश जी ने पहला तो एक मेरा पैरोडी का शूट किया, फिर उसके बाद में उन्होंने वैनिटी वैन में बुलाया। अगला एपिसोड शूट होना था उसके 10 मिनट पहले। उन्होंने कहा कि शेखर, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास मोटिवेशनल कविताएं भी हैं जी, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि अगला एपिसोड हम हास्य का ना करके अगर मोटिवेशनल करें, उसको हम ऐसा कुछ केंद्रित कर दें? तो हमने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद वो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने असली कविता को भी पहचाना। मैं मानता हूँ कि हास्य भी कविता होती है और हास्य के बिना भी मंच अधूरे हैं और हमारी कविताएं भी अधूरी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्होंने एक समृद्ध लेखन को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो यही उनकी सबसे बड़ी, उनकी लोकप्रियता का राज है और इसीलिए वो इतना पसंद भी किए जाते हैं। शेखर जी, एक मसाला क्वेश्चन हमारे पास ये भी है। अच्छा। दर्शक जानना चाहते हैं कि मतलब जैसे आपका जो भजन है वो रूलिंग पार्टी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पे बहुत बार पोस्ट किया है, तो क्या शेखर त्रिपाठी जैसा बड़ा नाम हमें राजनीति में भी मिलेगा भविष्य में? नहीं, अब ये तो अलग बात है ना कि किसी पार्टी ने शेयर किया और किसी एक ही पार्टी ने नहीं किया। मुझे लग रहा है कि तमाम ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने इसको शेयर किया। कई नेताओं ने इसको मंचों से गाया, जी, उन्होंने माइक से गाया इस भजन को। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये मेरे लिए कोई राजनीति में जाने जैसा एक विषय होगा या उसका ये कोई पॉइंट हो सकता है कि मेरे भजन को शेयर किया गया तो फिर मैं राजनीति में चला जाऊँ, ऐसा नहीं है। और रही बात राजनीति में जाने की, ये अगर आप अलग से भी क्वेश्चन करें तो मुझे नहीं लगता कि मैं राजनीति में जाऊँगा, क्योंकि मुझे जितना जो कुछ भी करना है मैं कविताओं के माध्यम से ही करने का प्रयास करूंगा। आपने कविता के बहुत सारे ऐसे चेहरे देखे होंगे, कई ऐसे कवियों को देखा होगा जो बिना किसी पार्टी में रह के भी समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कोशिश यही करूंगा कि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे और मैं उनके दिलों तक पहुंचने का प्रयास करता रहूं, इतना मेरे लिए काफ़ी है। मान लीजिए आप हास्य कवि हैं, तो हमारे हास्य नेता राहुल गांधी जी अगर आपको वो ऑफर करें तो शेखर त्रिपाठी जैसा बड़ा नाम क्या प्लान करेगा? नहीं, वो तो ऑफर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उनके लिए कई बार, ऐसा नहीं है कि खाली मैंने उन्हीं के लिए लिखा। मुझे समाज में जो भी नेता जिसका पारदर्शिता के तौर पे मैं
जिसके बारे में मैं जो कुछ भी लिखना होता है मैं लिख देता हूँ। खैर वो अलग बात है कि राहुल गांधी जी के बारे में सोशल मीडिया पे मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, उनके कई सारे मीम्स देखे और मैंने वो भी उसकी जांच की कि इसमें क्या सत्यता है। अगर सत्यता में भी लगा कि कुछ ऐसा कॉमेडी के तौर पे है तो फिर मैंने उसे अपनी पैरोडी में भी बांधा। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो हमें कोई ऑफर करेंगे। एक तरफ से आलू डालो और एक तरफ से सोना निकालो, इसमें तो सत्यता है वैसे। हाँ, तो उन सब चीज़ों को मैंने पिरोया भी है। शेखर जी, जैसे कई बार आपका ऐसा स्टेज आता होगा कि अब लगता होगा कि अब ये नहीं करना है, और ऐसे मतलब समाज में भी बहुत लोग होते हैं जो कि टांग खींचते हैं कि अरे ये नहीं कर पाएगा, बस हो गया, मतलब तो आप उन लोगों के लिए मतलब क्या कहना चाहिए? नहीं, देखो वो मेरे साथ ही नहीं होता, ऐसा सबके साथ होता है। और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं सफल हूँ, लेकिन यह है कि प्रयासरत हूँ, सफलता पाने की कगार पे हूँ या फिर सफलता पाने की सीढ़ियों के पहले पायदान पर हूँ। लेकिन ये अकेला मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये ऐसा कई लोगों के साथ होता है, हम जैसे तमाम लोगों के साथ होता है कि लोग हो सकता है लोग नहीं चाहते हैं, या शुरुआती दौर में जिन लोगों ने कभी मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें की, फिर उसके बाद में वही लोग आज हो सकता है कि मेरे सामने आते हैं, मुझे माला पहनाते हैं, उसके बाद में वो लोगों से जाके मेरी तारीफ भी करते हैं। मेरी कुछ पंक्तियाँ थीं कि बिखर कर फिर संभल कर चल रहे हैं, कई लोगों को लेकिन खल रहे हैं, कभी हंसते थे मेरे हाल पर जो हथेली पर हथेली मल रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हो सकता है कि आपका कहीं से कुछ ऐसा कांटेक्ट है और आपके काम बड़ी ही सुगमता से चल रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, इसकी वही जड़ काट देनी चाहिए। तो लोग वैसे भी प्रयासरत रहते हैं। उसके लिए भी कुछ पंक्तियां मैंने अभी हाल ही में लिखी कि जो बाहर से बनावटी हैं नकली भोले भालों से, जो बाहर से बनावटी हैं नकली भोले भालों से, तन के उजले उजले लेकिन मन के बेहद कालों से, मुँह पर करें बुराई ऐसे लोगों से बच जाओगे, मुँह पर करें बुराई ऐसे लोगों से बच जाओगे, राम बचाए संबंधों में सेंध मारने वालों से, राम बचाए संबंधों में सेंध मारने वालों से। तो ऐसे लोग हैं, उनका वैसे काम चलता रहता है, अपना काम ऐसे चलता रहता है कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा काम कर पा रहा हूँ उसके लिए आज प्रसूव हब के द्वारा बुलाया गया हूँ। जय जय। शेखर जी, बहुत हमें अच्छा लगा कि आप आए और कीमती समय निकाल के, लेकिन हम लोग आपको भी रोक के रखेंगे। हम चाहते हैं बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है कि ये सब कुछ एक एपिसोड में तो समेटा ही नहीं जा सकता। और जितने अच्छे आपके सवाल हैं, जिस हिसाब से आपके सवाल करने के तरीके हैं, ये वाकई बहुत ही अच्छा है। और इसलिए भी अच्छा है कि मैं सच में आज यहाँ पर बैठा हूँ। किसी भी शो में, किसी भी ऐसे इंटरव्यू में बैठने के लिए मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अरे अब ये इंटरव्यू ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये इंटरव्यू और चलना चाहिए। ये इंटरव्यू ऐसे ही 2-3-4 घंटे तक भी चलता रहेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शेखर जी, हम आपके मुखारबिंद से वो प्यारे बोल सुनना चाह रहे हैं जो पूरा भारत गुनगुना रहा है इस समय। अच्छा, तो अगर आप मुझे राम प्यारे की बात कर रहे हैं तो मैं सुना देता हूँ। चूँकि माँ शारदे ने खैर लेखनी की मतलब क्षमताएँ तो दी हैं, लेकिन बहुत अच्छा गायन, बहुत अच्छा कंठ तो नहीं है। जिन्होंने गाया है विकास चतुर्वेदी जी ने, वो इसको बहुत अच्छा निभा लेते हैं, लेकिन मैं आपने कहा है तो उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। तो शेखर जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके, आप अपना कीमती समय निकाल के आए। तो दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हर शनिवार को ये सीरीज आती रहेगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले शनिवार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक की जुड़े रहे। धन्यवाद।